सो हेलो हाय वेलकम गुड इवनिंग। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू से चैनल यूपीएससी क्लैरिटी बाय कार्तिक पे। तो हमने एक सीरीज शुरू की थी पॉलिटी की। अभी तक हमने उसमें कहाँ तक पढ़ लिया है। हमने अभी तक आर्टिकल 1 to 4 पढ़ चुका है हमने। आर्टिकल 1 2 3 4 इस चैप्टर मेनली खत्म हो गया। अभी इसमें क्या बचा है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ये क्या है? ये एक्ट क्या है? इसको डिस्कस करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, आपको समझ में आया ना? मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ में आया? समझ में आना इंपॉर्टेंट है। समझ में आए, थोड़ा कम भी समझ में आए तो उसको रिवाइज करिएगा और जैसा लगे बताइएगा कमेंट करके। बाकी हम ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं यार? ये हम आज इसमें क्या पढ़ेंगे? तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर इसको डिटेल में जानेंगे। देखिए, हमारे जब इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिपेंडेंस हमको 1947 में मिली थी। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, तो क्या हमारी जो अभी 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, क्या ऐसे ही थी क्या? क्या ऐसे ही थी? ऐसे तो नहीं थे। स्टेट्स कम थी, यूनियन टेरिटरीज कम थे। बेसिकली स्टार्टिंग में तो यूनियन टेरिटरीज थी नहीं। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिपेंडेंस जब हमें मिली थी, तो उस टाइम तो थी ही नहीं। फिर धीरे-धीरे लैंग्वेज के बेसिस पर डिमांड हुई कि आप नया राज्य बनाएँ, नया स्टेट बनाएँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई? इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? कहाँ से शुरू हुई? हम यही इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारे जो मल्टीपल स्टेट्स बने हैं बाद में, स्टेट्स जो बने, वो कैसे बने? लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ राज्य है ना हमारे, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे हैं। लैंग्वेज के बेसिस पे ये बने हैं कुछ। तो ये कैसे बने? इनके हिस्ट्री क्या है? हम इसी चैप्टर में ये जानने वाले हैं। ठीक है? तो इसको हम शुरू करते हैं। फिर देखिए, हम जब आज़ाद हुए थे ना, आज़ाद जब हुए थे, तो हमारे पास 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स। ये 500 प्रिंसली स्टेट इंडियन टेरिटरी के एरिया में, जो हमारी बाउंड्री डिमार्क हुई, जब बाउंड्री का बंटवारा हुआ, तो इंडियन जो बाउंड्री है उसके अंदर 552 राज रजवाड़े थे। जो क्या थे? और कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस भी थी। सम ब्रिटिश प्रोविंसेस भी थी। ये तो चलिए ठीक है, ये तो हमें मिल गई। ब्रिटिश प्रोविंस जो है वो तो मिल गई थी हमें। जो ये राज रजवाड़े थे, इनको ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्या है, ऑप्शंस क्या दिए थे? इनको क्या ऑप्शन मिले थे? इनके पास 3 ऑप्शंस थे, जो राज रजवाड़े थे हमारे। पहले तो ये जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, इस पे तब ब्रिटिश का गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। गवर्न बाय गवर्न अब गवर्नर रूल करते थे, गवर्नर रूल करते थे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था? दे पे ट्रिब्यूट और पैरा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ट्रिब्यूट पे करना। आप नहीं, चलिए आप हमारे अधीन नहीं आते, आप हमारे राज्य के साथ नहीं मिलते हैं, या युद्ध में जीत जाते हैं, चलिए हम आप पे कब्जा नहीं करेंगे, बस मंथली या एनुअली ट्रिब्यूट पे कर दिया जाएगा। तो वही, तो ये जो 552 प्रिंसली स्टेट्स में थे ना, ये ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। डायरेक्ट वो वहाँ पर रूल नहीं करते थे, ऑल्दो वहाँ पे गवर्नर्स उनके रूल नहीं करते थे, लेकिन क्या, ये जो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, ये ट्रिब्यूट पे किया करते थे। ठीक है? तो ऑल्दो बोलेंगे तो सब इनके कंट्रोल में ही था, ब्रिटिशर्स के। जब ये यहाँ से जाने लगे, इंडिया से जाने लगे, तो इन्होंने क्या सोचा, ऐसे ही कैसे चले जाएँ, ऐसे कैसे चले जाएँ? कुछ तो भगदड़ मचा के जानी है, कुछ तो भसड़ मचा के जाएँगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, 3 ऑप्शंस दिए, इन्हें 3 ऑप्शंस। इनको ना 3 ऑप्शंस मिला। जब ऑप्शन मिल जाते हैं तो लोग सोचते हैं ये कर ले, वो कर ले। 3 ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस थे? चुपचाप बोलते कि आप इंडिया में मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। 3 ऑप्शंस इनके पास था, इधर इधर जॉइन इंडिया, इधर पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इनके पास 3 ऑप्शंस मिले। जो 552 हमारे पास राजा रजवाड़े थे, जो छोटे स्मॉल प्रोविंसेस थे, जो प्रिंस के कंट्रोल में थे, राजाओं के कंट्रोल में थे, तो उनके पास 3 ऑप्शंस थे। क्या ऑप्शन थे? एक कहानी के फॉर्मेट में ही आज मैंने जो कहानी ही होने वाली है, तो बस 3 ऑप्शन थे। को या तो भारत में मिल जाए, भारत के यूनियन के साथ आ जाए, या पाकिस्तान में चले जाए, और क्या करें, नहीं तो फ्री रह जाए। इन तीनों ने क्या किया? देखिए, उस टाइम क्या हुआ, 552 में से 549
549 इंडिया में मान गए, इंडिया में मर्ज के लिए मान गए। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो 549 तो मान गए, बाकी जो 3 बचे, 3 कौन से बचे थे? 3 बचे हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम थे उस टाइम पे, जूनागढ़, और तीसरा क्या था? जम्मू एंड कश्मीर, जो मुद्दा अभी भी चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या हुआ? 3 स्टेट जो थे इन्होंने नहीं माना, हम भारत के साथ नहीं आएंगे। जूनागढ़ तो बोले, जूनागढ़ के उस टाइम जो राजा थे या प्रिंस थे, वो तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। तो फिर वो चले गए, वो नहीं, उनके जो राजा थे वही चले गए। बाकी यहाँ पे क्या हुआ? रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब होता है, रेफरेंडम मतलब होता है कि आप पूछे वहाँ के जो पब्लिक है, वहाँ के जो जनता, उनसे राय लेके आप रहना चाहते हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फ्री रहना चाहते हैं। यहाँ पे रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब होता है आप पूछ लें डायरेक्ट ऑडियंस से ही, पब्लिक से। यहाँ पे क्या हुआ? पुलिस एक्शन। हैदराबाद में तो आर्मी के जरिए, आर्मी जो हमारी थी, पुलिस एक्शन के द्वारा पुलिस एक्शन हुआ था। और ये क्या हुआ था? कश्मीर उस टाइम पे नहीं हुआ था, 1947 के टाइम पे, ये हमारे साथ नहीं आया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली टाइम के साथ ये भी आ गया। यहाँ पर असेसन हुआ था, यहाँ के जो राजा थे, यहाँ पे इन्होंने अपनी टेरिटरी इंडिया के साथ मिला ली थी। जम्मू कश्मीर भी आ गया हमारे पास, हैदराबाद भी आ गया, जूनागढ़ भी आ गया। 552 स्टेट्स हमारे साथ हो गए। देखिए, स्टार्टिंग में 509 स्टेट से 509 549 जो है, 549 प्रिंसली स्टेट्स जो थे, वो इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो गए थे। हम इंडिया में ही, इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया में ही है हम, भले हम छोटे छोटे राजा हैं, कोई प्रोविंस के राजा हैं, हम इंडियन है, इंडिया के साथ मिल जाते हैं। इंडिया के रूल, डेमोक्रेसी में हम, डेमोक्रेसी हमें एक्सेप्ट है, डेमोक्रेसी को मानते हैं। 3 लोग नहीं माने, 3 स्टेट्स नहीं मानी, तो बाद में ये भी आ गए। कुछ पुलिस सेक्शन से आए, कुछ रेफरेंडम से आए, कुछ बाद में सेशन हुआ जम्मू कश्मीर का। तो अब इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे हुआ क्या? 552 स्टेट्स तो बन गए। फिर हम जब इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी हमारी संविधान बनी, हम संविधान बनाने लगे। संविधान बनने लगे, हमारी संविधान सभा बनी, बैठी जब 1947 में हम, जिसको इरेज कर लेते हैं, पूछा भी नहीं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आज, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे। अब क्या हुआ? जब हम आज़ाद हो गए, संविधान जब फॉर्मेशन में आया, तो संविधान सभा बैठी, संविधान बनने लगा हमारा। 1947 में हम आज़ाद हुए थे। ये डेट तो नहीं भूला ना, 15 अगस्त 1947, 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तो हमारा संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। जब हम संविधान लिखा जा रहा था हमारा, तो क्या हुआ? उस टाइम देश में डिमांड उठी। उस टाइम डिमांड से पहले क्या हुआ ना, जब ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का था उस टाइम, हम टेम्परेरी बेसिस पे क्या किया, हम जब संविधान बना रहे थे, जब हम संविधान बना रहे थे, तो हम क्या किए? एडहॉक, एडहॉक जानते हैं? टेम्परेरी बेसिस पे कोई रूल या कोई रेगुलेशन टेम्परेरी बेसिस के लिए बनाना। कोई काम है, बस वो अगर काम निपट जाए, जैसे होता है ना, आप कोई रूल बना रहे हैं, जैसे अभी क्या था, जैसे कैसे बताऊँ एडहॉक? एडहॉक जैसे कोरोना के टाइम पे जैसे था, कोरोना के टाइम पे कि आपको 6 बजे के बाद 4 लोगों के साथ नहीं निकलना है। 4 लोगों के साथ आपको नहीं निकलना, आपको मास्क लगा के जाना है। 4 लोगों के साथ जाना है, ये मैंडेटरी था। लेकिन क्या हुआ जब कोरोना खत्म हो गया, ऑल्दो कोरोना फिर से आने लगी है अभी तो कोरोना खत्म हो गया, तो क्या ये फिर नहीं, गवर्नमेंट इस पे स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करे, उस टाइम तो डंडे पड़ते थे। तो क्या एडहॉक बेसिस पे था ये जो जजमेंट, ये जो रूल था एडहॉक था, टेम्परेरी बेसिस पे था। किसी चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए, जो कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है या कोई मुद्दा आ गया, तो उसके लिए आपको काम करना है। एडहॉक बेसिस पे क्या हुआ, हमारे जो ये 4 स्टेट्स थे ना, हमारे जो 552, हमारे जो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, प्लस ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे, इनको मर्ज किया गया। क्या हुआ? इनको 4 पार्ट में बाँट दिया गया। मर्ज करके इनको पहले मर्ज किया गया, इनको मिलाया गया आपस में। 552 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 552 मतलब क्या, छोटा-छोटा एरिया, कोई 1-2 किलोमीटर के रेडियस में, कोई 5 किलोमीटर के रेडियस में, छोटा-छोटा है। तो इन्हें मर्ज करके और ब्रिटिश प्रोविंसेस को भी मर्ज किया गया। एक पार्ट बना, 4 पार्ट में बाँटा गया इन्हें। 4 पार्ट में कैसे बाँटा गया? 4 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी,
पार्ट डी, 4 पार्ट्स में इन्हें बांटा गया। कैसे बांटा गया? इन्हें बांटा गया ना सहूलियत के लिए, एडहॉक बेसिस पे। हम स्टार्टिंग में क्या करें, टेम्पररी बेसिस पे, जब टेम्पररी बेसिस पे ये किया गया ना, इन्हें एडहॉक बेसिस पे क्या किया गया कि इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नाम नहीं दिया गया। इन्हें सभी को अलग, जैसे हम जो अभी राज्य पढ़ते हैं, हमारे 28 स्टेट, उससे मैसूर भी हुआ करता था, हमारा एक पार्ट हुआ था, स्टेट हुआ करता था, तो अलग अलग स्टेट्स बना गई। तो पहले क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो पहले हम पार्ट ए में क्या रखा गया, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। देखिए जितने भी पार्ट ए, देखिए पार्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 29 पार्ट में बांटा गया। 29 स्टेट्स हुए इस टाइम पे, 29 स्टेट्स हुए। कितने स्टेट्स हुए? 29। तो पहला पार्ट में क्या, ब्रिटिश ब्रिटिश के जो डायरेक्ट कब्जे में थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस। फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। ये ब्रिटिश के अंदर, इसको क्या चीफ कमिश्नर, इसमें कुछ, इसमें क्या बोलते हैं, ब्रिटिश के भी कुछ थे, अब ब्रिटिश प्लस प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ यूनियन टेरिटरी, पहली बार ना यूनियन टेरिटरी की बात की गई, पहली बार यूनियन टेरिटरी में बांटा गया। इससे पहले यूनियन टेरिटरी नहीं होता। अब क्या है, ये 4 पार्ट क्या है, 29 स्टेट्स बनाए गए टेम्पररी बेसिस पे, 29 स्टेट्स बनाए गए, 29 स्टेट्स बनाए गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 स्टेट्स, 4 पार्ट बनाया गया। तो इसमें क्या किया गया, इसमें 9 स्टेट्स को रखा गया, 9, इसमें भी 9, इसमें 10, और इसमें लास्ट में एक बचता है, अंडमान एंड निकोबार। इसमें 9 स्टेट्स को ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर रखे गए, पार्ट ए में आती थी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी ही लिखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टार्टिंग में हम यही लिखे थे, पार्ट ए में ए, पार्ट ए के स्टेट्स है, पार्ट बी के स्टेट्स है, पार्ट सी के स्टेट्स है, पार्ट डी के स्टेट्स है। तो ऐसे पहले डिमार्केशन किया गया, ये तो बन गया। जब संविधान बन रहा था हमारा, जब पार्ट ए, पार्ट बी, सी, पार्ट, ये उस टाइम तक, संविधान बनने के बाद तक भी था ये, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ये तो हो गया, समझ में आया? इसमें क्या, कौन से स्टेट से कुछ करना, मैं नाम लिख देता हूँ, आसाम, बिहार, बॉम्बे, बॉम्बे, यहाँ पे क्या होगा, हैदराबाद, जम्मू, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू, मध्य प्रदेश, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर। ये इंपॉर्टेंट नाम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, बस एक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये इसलिए अलग रखा कि ये हमारी लैंड बाउंड्री से अलग है, आइलैंड है, आइलैंड है ये, अंडमान निकोबार आइलैंड। ये पहली बार बनाया गया, 4 पार्ट में बांट दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बांट दिया गया। अब ये तो हो गई, 4 पार्ट में बांट दी। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इससे आगे बताऊंगा। इरेज करते हैं फिर। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मुझे अभी डाउट हो रहा है, पता नहीं क्यों। चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। आदत नहीं है ना, तो डाउट होता है, अगर रिकॉर्ड ना हो तो कितना खराब लगेगा। देखिए पहले लिख देता हूँ, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, कमीशन 1948, जून। देखिए क्या हुआ, तो हर संविधान लिखा जा रहा था ना, संविधान सभा में जब बैठी, संविधान लिखा जा रहा, तो क्या हुआ,
उस टाइम डिमांड हुई अलग स्टेट्स बनाने की लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग स्टेट्स बनाने की डिमांड की गई। लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हम अलग राज्य से मद्रास में, मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे जो आंध्रा के, वो अलग हुए। वो चाहते थे जैसे गुजरात और महाराष्ट्र वाले एक था, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तो पहले क्या सोचते गुजराती अलग लैंग्वेज हो, मराठी अलग लैंग्वेज हो गई। इनकी डिमांड थी ना, आप हमें अलग-अलग स्टेट्स बना दें। हमारी कल्चरल एथनिसिटी अलग है, हमारी कल्चर अलग है, हमारी ये रूल्स अलग है, हम अलग खाते हैं, अलग बोलते हैं, तो हमें अलग स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। तो ये डिमांड उठी 1948 में। तो नेहरू जी ने कमिटी बिठाई। नेहरू जी उस टाइम हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, लिंग्विस्ट प्रोविंसेस कमीशन, जून 1948 में, तो इसके अध्यक्ष जो थे, चेयरमैन कौन थे? एस के धार, इसको बोलते हैं एस के धार कमेटी, इसके या धार कमेटी बोलते हैं सिर्फ, धार कमेटी। इनसे पूछा गया ना, इनसे पूछा गया कि क्या कि अभी हमारे लिए एस के धारी लोग, ये जो कमेटी दी जाती है ना, कमेटी से मिलने कौन होते हैं? जजेज होते हैं या कोई इमिनेंट पर्सनालिटी होती है जिनको ज्यादा समझ है नॉलेज की, इमिनेंट पर्सनालिटीज है, उनको दी जाती है कमेटी। मैक्सिमम जो देखिए, जैसे तेंदुलकर कमेटी हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, मैक्सिमम जो कमेटी है वहाँ इकोनॉमिक्स से पूछी जाती है, इकोनॉमी मुद्दा है तो इकोनॉमिक्स से पूछी जाएगी। यहाँ के मेनली जजेज आते हैं, कोई कोई पॉलिटिकल लीडर, बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है या देश में उसकी अच्छी ख्याति हो, जानते हैं लोग उसे कमेटी दी जाती है। तो क्या हुआ ना, एस के धार कमेटी पहली बार इनको क्या काम दिया गया? आप बताएं, आप देश का मुआयना करें। जून 1948 में, अभी तक हमारा संविधान लिखा ही जा रहा था, अभी तक टाइम नहीं हुआ था, तो लिखा ही जा रहा था। तो क्या इनको एक जिम्मेदारी दी गई कि आप देख के पता करके बताइए, समय ले लीजिए, बताइए हमारे लिए अभी स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस से बांटना सही रहेगा कि नहीं? हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे क्या बांट सकते हैं? क्या सही रहेगा? हमारे इंटीग्रिटी के सॉवर्निटी के लिए सही रहेगा कि नहीं? तो क्या ये जांच करने लगे अपना देश में जो भी इनकी जो प्रोसीजर है, जो उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, जांच किया, तो क्या इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया? रिकमेंडेशन इन्होंने क्या रिकमेंड किया? नो स्टेट, इन्होंने ना साफ मना कर दिया, अभी आप नहीं बना सकते। नो स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नो सेपरेट स्टेट। ये कब रिकमेंडेशन का रिपोर्ट कब आया? रिपोर्ट दिसंबर, 6 महीना का समय ले लिया इन्होंने, दिसंबर 1948। जून में इन्होंने इनसे रिकमेंडेशन मांगी गई थी, दिसंबर में इन्होंने रिकमेंड क्या किया कि नहीं, अब अभी अभी जो हमारे देश के हालात है, उस टाइम कितने दंगे हो रहे थे, हमारे देश में बहुत सारे राइट्स हुए उस टाइम पे, ऐसा बहुत इजीली हमें देश बहुत सौंप के नहीं मिल गया था। चलिए हम अंग्रेज हैं, हम जा रहे हैं, आप बस सत्ता संभालिए, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ी। तो राइट्स होते थे देश में, कितने लोग, कितने स्टेट से प्रिंसली स्टेट सभी मर्ज हुए थे, तो वो साथ रहना ही नहीं चाहते थे, भले ही आप दबाव में साथ आ गए, लेकिन साथ रहना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया, नहीं अभी आप लैंग्वेज के बेसिस पे आप नहीं बना सकते अलग स्टेट, ये हमारी इंटीग्रिटी के लिए, सॉवर्निटी के लिए सही नहीं होगा। तो सभी राज्य बोलेंगे हमें अलग कर दिए, हमें अलग कर दीजिए। हो सकता है एक समय ऐसा है कि देश ही अलग करना पड़े, तोड़ना पड़ जाए, तो ऐसा ही नहीं। तो इन्होंने साफ मना कर दिया। कौन सी कमेटी? एस के धार कमेटी। यहाँ पे दिसंबर 1948 में इन्होंने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ? बवाल उठा, जो डिमांड कर, जो प्रोटेस्ट उठ रहे थे, अब क्या वो तो और आग बबूला हो गया, कौन सी कमेटी इन्होंने मना कर दी। तो क्या हुआ? इसके बाद जेपीपी कमेटी है। जेपीपी कमेटी, यहाँ पे कांग्रेस के खुद जो बड़े लीडर्स थे उस टाइम पे, कांग्रेस के जो खुद बड़े लीडर्स थे, कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे, तो उसने खुद सामने आया, चलिए हम जांच करते हैं। हम उनके कोई चेयरमैन नहीं थे, बस 3 लोगों की कमेटी थी। क्या थे? उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया थे, पिट्टा भाई सीतारमैया, पिट्टा भाई पताभी सीतारमैया, उन 3 लोगों की कमेटी बनी। कब बनी? इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दिसंबर 1948 में आया, नहीं दिसंबर 1948 में आया है, इनका रिकमेंडेशन रिपोर्ट आया जब, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप स्टेट अभी लैंग्वेज के बेसिस पे ना बनाए। उसी सेम मंथ में एक और कमेटी बनी, जेपीपी कमेटी उसको बोलते हैं। 3 लीडर्स जो थे कांग्रेस के उस टाइम पे, जेपीपी कमेटी, जेपीपी कमेटी, कमेटी का स्पेलिंग सही है? कमेटी, जेपीपी कमेटी। इसमें कौन थे? इसमें मेंबर्स कौन थे? नेहरू, सरदार पटेल, पताभी, सिद्धारमैया, सीधा है कि सीधा है, स्पेलिंग क्या है?
सीतारमैया, सीतारमैया नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जेपीपी कमेटी लिख लीजिए। जेपीपी कमेटी बैठी, कब बैठी? दिसंबर 1948 में। अब इन्होंने जिम्मा ले लिया, इन्होंने क्या जिम्मेदारी ली कि अब हम बताएंगे, हम देखेंगे क्या कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना सकते हैं कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट बना सकते हैं कि नहीं। अब इन्होंने जिम्मेदारी उठाई, अब इन्होंने जिम्मेदारी उठा ली कि बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। इन्होंने भी रिपोर्ट दिया। उन्होंने देखिए, देखना होता है ना कि आपका देश अभी फ्रेजाइल है, अब अभी बहुत डेलिकेट है। फ्रेजाइल किस मामले? सब अभी तो अलग ही होना चाहते हैं। कुछ लोग इधर से इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं, अभी पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से पाकिस्तान में जा रहे हैं। हमारे देश से फ्रेजाइल था उस टाइम, बाउंड्री हमारी पोरस थी, ऐसे एकदम नुकीले तार वाली बाउंड्री नहीं थी उस टाइम पे। तो क्या फ्रेजाइल नेशन था हमारा, तुरंत राइट हो जाते, दंगे हो जाते थे, तो ये नहीं चाहते थे। ये समझदारी भी थी, समझदारी भी इसी में थी कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे अलग और क्रिएट ना करें, आप डिफ्रेंसिएशन ना क्रिएट, इक्वालिटी की बात अलग आप ना बनाए। सब लोग अलग होना चाहेगा, सब लोग चाहे हम अलग हो जाए। तो इन्होंने क्या कि इन्होंने भी अपना रिपोर्ट कब दी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1948 में। रिपोर्ट अप्रैल, 4 महीनों में नहीं, 4 महीनों में ही 1949 में, 1949 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। नहीं, अभी हमारा देश, अभी हमारा भारत स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे मिलने को तैयार नहीं है। अभी हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बांट सकते, सेपरेट नहीं कर सकते लैंग्वेज के बेसिस पे। अप्रैल 1940 में दे ऑल्सो डिनाइड, दे ऑल्सो डिनाइड, ऑल्सो डिनाइड फॉर सेपरेट स्टेट ऑन लैंग्वेज बेसिस। ये तीनों लोग की भी जो कमेटी थी ना, इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, अभी हम जो राज्य है लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बना सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बना सकते हैं। ये क्या अप्रैल 1949 आ गया, तो क्या अब ये इनकी जब रिपोर्ट आ गई, कुछ समय तक शांति रही। शांति क्या रही? प्रोटेस्ट होते रहे, प्रोटेस्ट होते रहे। फिर हमारा संविधान लागू हो गया 1950 में, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। अब क्या हुआ? अब फिर एक मुद्दा उठता है 1953 में। एक लीडर थे, कांग्रेस के ही लीडर थे, ऑल्दो कांग्रेस के ही लीडर थे, कांग्रेस के ही लीडर थे वो, कांग्रेस के लीडर थे कांग्रेस लीडर थे। इन्होंने अक्टूबर 1953 में ना, अक्टूबर 1953 में, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अक्टूबर, इसको इरेज करते, इसको भी। अक्टूबर 1953 एक कांग्रेस लीडर हुए, कांग्रेस लीडर, क्या नाम था इनका? एक कांग्रेस के लीडर हुए ना आंध्र प्रदेश में, अभी के आंध्र प्रदेश में, वो प्रोटेस्ट स्ट्राइक पे बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ, और इनकी मौत भी हो जाती है। स्ट्राइक में इनके 56 दिन का स्ट्राइक चलता है, 56 दिन का, 56 डे का स्ट्राइक चलता है इनका कि आप अलग लैंग्वेज, मद्रास से हमें अलग करके आंध्र प्रदेश से एक अलग स्टेट बनाए। आंध्र प्रदेश की इन्होंने डिमांड की कि जो तमिल स्पीकिंग पीपल है, तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं, जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं उनको अलग किया जाए, तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं इन्हें अलग किया जाए, हमारे लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए तेलुगु पीपल के लिए। तो क्या किया है इन्होंने? इनका क्या नाम था, उससे नाम इंपॉर्टेंट है। वो इनका नाम क्या? पोट्टी श्री रामा, स्पेलिंग क्या है? रामुलु, श्री रामुलु। इसको कांग्रेस पर्सन कर लीजिए, कांग्रेस बहुत बड़े नेता नहीं थे, कांग्रेस में मतलब थे ये, कांग्रेस पर्सन। इनका नाम ये था 56 डे की, 56 डेज स्ट्राइक। और देखिए, गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। पोटी श्री रामालू, श्री राम, राम मुलु, हाँ,
कोटी श्रीरामुलु। तो इन्होंने ना 56 दिन के स्ट्राइक पे चले गए हैं, हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे, कि जब तक हमारी डिमांड्स आप नहीं मानेंगे, आप हमारी डिमांड नहीं मानेंगे, आप सेपरेट स्टेट नहीं बनाते हैं, तब तक मैं अनशन में बैठा हूँ, भले मैं मर जाऊँ। और इनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो क्या हुआ, जब डेथ हो गई तो प्रोटेस्ट हो गया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आग जानबे करते जानते ही हैं आप ये जानते ही होंगे, जब कोई मर जाता है प्रोटेस्ट में तो और लोग आग बबूला हो जाते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं आग बबूला हो जाते हैं, देश में आगजनी होने लगी। तो क्या हुआ, पहली बार ना आंध्र प्रदेश बनाया गया, आंध्र प्रदेश लैंग्वेज क्राइसिस बनाया गया इनकी मौत के बाद। अक्टूबर में ही, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बना लैंग्वेज बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे पहली बार कोई स्टेट बना इनके मरने के बाद। अक्टूबर 1953 में, ऑल्दो ये सॉरी ये अक्टूबर में नहीं बैठे थे, पहले ही बैठ चुके थे हंगर स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे पहले ही बैठे थे, ये मेरी गलती हो गई यहाँ पे। तो अक्टूबर 1953 में ना, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश पहली बार बना, पहला स्टेट हुआ, फर्स्ट स्टेट टू गेट ए रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट ऑन द लैंग्वेज बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट बना है आंध्र प्रदेश हमारा। तो क्या अब ये बन गया, तो होता है ना, आप कोई भी चीज का किसी को फेवर दे दे सब लोग फेवर मांगने लगते हैं, सब लोग फेवर मांगने लगते हैं। तो पहला स्टेट तो बन गया, ये बहुत ईजी नहीं था। अब ये स्टेट बन गया तो इसके बाद क्या हुआ, सबने डिमांड की, साउथ मेनली साउथ इंडिया के जो स्टेट था, साउथ इंडियन स्टेट्स थे, देखिए लैंग्वेज के बेसिस पे अभी मुद्दा चलता है। तो कर्नाटका का जो मुद्दा है, जो तमिल स्पीकिंग पीपल है, इनके बीच लड़ाई चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है, जैसे मणिपुर मिजोरम वगैरह में तो ट्राइबल एरिया है, उनकी लड़ाई चलती रहती है, वैसे ना स्टेट के बेसिस पे डिमांड चल दी और विवाद हो गया कि आप, अब तो एक रास्ता खुल गया, उनके एक मौका मिल गया कि भाई अब हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे लिए भी बन जाएगा, अब जब हम प्रोटेस्ट करने लगेंगे हमारे लिए भी एक स्टेट बन जाएगा। तो क्या हुआ, अब डिमांड उठी कि भाई हमारे लिए भी स्टेट्स बनाए जाए, अलग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए जाए, हर जगह से, देश के हर जगह से डिमांड उठने लगी। तो क्या हुआ, फिर एक कमेटी बैठी, कमेटी फिर बैठ गई है, अगली कमेटी कौन सी हुई, जब आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश बना अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953 में। तो क्या हुआ, बस 2 महीने बाद ही दिसंबर 1953 कौन सा कमीशन बैठता है, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, 3 लोगों की मेंबर थी, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन बैठी। और जो 3 लोगों की कमेटी थी, क्या नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फजल अली का नाम जान लीजिए, जो ये इन्होंने हेड किया था, चेयरमैन थे इसके। तो इनकी कमेटी बैठी दिसंबर 1953 में, देखिए बस 2 महीने बाद ही, जब जब बना आंध्र प्रदेश में, उस पर डिमांड इतनी उठने लगी कि अब इन्हें फिर एक नई कमेटी बनानी पड़ी, नई कमेटी बैठा, भैया आप देख के बताइए, आप फिर से री एग्जामिन करिए, अभी एक साल पहले क्या सिचुएशन से देश की, अब हो सकता है सुधर गई हो सकता है अब हम बांट सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। तो फिर इन्होंने री एग्जामिन करने के लिए बुलाया गया, आप कमेटी बैठाइए, देखिए जांच करिए देश में, अभी हम अलग कर सकते हैं कि नहीं लैंग्वेज के बेसिस पे। इन्होंने सजेशन क्या दिया, उनकी क्या सजेशन थी, क्या इनकी रिपोर्ट कब आई, इनकी सजेशन क्या थी, इनकी रिपोर्ट कब आई, रिपोर्ट लगभग 2 साल बाद, सितंबर, इन्होंने काफी ज्यादा समय ले लिया, 1955, 20 महीनों का समय लिया इन्होंने, फिर अपने रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट, ठीक है आप बना सकते हैं, इनकी पहली बार रिपोर्ट आई ना कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट बना सकते हैं। तो अब तो मौका मिल गया बनाने के लिए, अब तो इन्होंने कह भी दिया, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या क्या एक्सेप्टेड लैंग्वेज, ये टर्म लिखिएगा, ये लाइन लिखिएगा, एक्सेप्टेड लैंग्वेज, एक्सेप्टेड लैंग्वेज, मैं लिख ही देता हूँ एग्जैक्ट जो लाइन लिखी हुई है, एज द बेसिस ऑफ एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स
but rejected the theory of one language, one state. देखिए इन्होंने क्या इनकी क्या रिकमेंडेशन है, ऑल्दो ये मान गए कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना सकते हैं, लेकिन दूसरा इन्होंने क्या बोला, पर है, बट इन्होंने क्या बोला, आप लैंग्वेज के बेसिस स्टेट्स तो बनाए, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए, लेकिन वन लैंग्वेज फॉर वन स्टेट नहीं। हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, अब अगर लैंग्वेज के बेसिस बनाने है ना, तो पूछना ही नहीं कितने स्टेट्स बन जाएंगे, 28 है ना, 50 भी हो जाएंगे, 60 भी हो जाएंगे। तो उन्होंने वन लैंग्वेज, ऑल्दो इन्होंने ये थ्योरी को तो मान लिया, ऑल्दो इन्होंने लैंग्वेज एज अ बेसिस तो माना कि आप स्टेट्स को बना लीजिए, बट क्या किया इन्होंने, वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो बात है ना, रिजेक्ट कर दिया। आप एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट मत बनाए, आप एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट नहीं बनाइए, मत बनाइए, बस लैंग्वेज के बेसिस से बांट दीजिए, सही है। मतलब बहुत अब तो क्या होता है ना, अब आपके देश में बराबर प्रोटेस्ट होने लगे तो आपको मानना ही पड़ता है, आपका मन नहीं भी हो, कोई बार बार आपसे किसी चीज का डिमांड कर रहा हो ना, अब पीछे पड़ ही जाता है, आपको करना ही पड़ता है, किसी का मन नहीं था फिर भी करना पड़ा। तो ये हो गया पहली बार जब आंध्र प्रदेश बना, इनकी रिकमेंडेशन और क्या है, ये मान गए कि चलिए ठीक है आप बना दीजिए, ये मान गए कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए, इनकी भी रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन बस स्टेट्स बनाने की नहीं है, नंबर भी दिया था, आप कितने स्टेट बनाइए, कितने यूनियन टेरिटरी बनाइए। इसको इरेज करता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करें। इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले थे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप लैंग्वेज के बेसिस से बांट तो दीजिए, लेकिन क्या, लेकिन उसको मैं लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग, रिजर्वेशन, छोड़ इसको मैं खुद से बता दूं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 4 बातों का ध्यान देंगे, आप जब स्टेट्स को बांटेंगे ना, अब 4 बातों का ध्यान देंगे कि आप जब बांटे थे देश की यूनिटी और सॉवरेनिटी पे इम्पैक्ट ना पड़े, देश की यूनिटी और सॉवरेनिटी पे इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरा क्या, कल्चर होमोजेनिटी हो, कल्चरल होमोजेनिटी होमोजेनिटी हो। आप लोग कल्चर के बेसिस से बांटे, आप लैंग्वेज के बेसिस पे बांटे, लेकिन देश हमारा कमजोर ना हो, देश हमारा कमजोर ना हो। एक और क्या बोला इन्होंने, और क्या बोला, जब फाइनेंशियल कंडीशन हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी आपको ध्यान देना है। बहुत सारे लैंग्वेज को बहुत सारे स्टेट्स बना देंगे, आपको पैसे अधिक खर्चा करने पड़ेंगे। अब जैसे अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे देश में 700 से अधिक है, 700 से अधिक स्टेट्स हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, तो उसके लिए आपको जितनी ज़्यादा आप डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, जितनी ज़्यादा स्टेट बनाए, आपको ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए, आपको ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए ना, तो ये भी देखना आप लैंग्वेज फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से भी देखेंगे, आपके लिए फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। आप बहुत सारे स्टेट्स बनाएंगे, बहुत सारे लैंग्वेज बेसिस पे, आपको खर्चा पड़ेगा, जो कि हमारे लिए फिजिबल नहीं, तो हम बहुत उस टाइम प्रॉस्पेरस नहीं। अब लैंग्वेज के बेसिस आप स्टेट्स को आप इतना दर्जा ना दें। और क्या बोला इन्होंने, स्टेट वेलफेयर इज आफ्टर नेशन। मैं इसको अपने से लिख रहा हूँ, क्या है, हम पहले नेशन पे ध्यान देंगे, ऑल्दो स्टेट से ही नेशन बनता है, लेकिन क्या है, नेशन पे ज़्यादा ध्यान देना। हम बस ये ना दें अपने अपने स्टेट्स की बात करने लगे, स्टेट्स के बेसिस बना दें, स्टेट्स के बेसिस बना दें, अपने देश पे ध्यान ही ना दें। आपको सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या है, भारतीय, हमारा नेशन सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा जो यूनियन है, नेशन है, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। हम भले अपने कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, कल्चरल एथनिसिटी को बढ़ावा देने के लिए, लैंग्वेज को सबकी जो प्रिजर्व करने के लिए, सबकी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करने के, भले हम बांट रहे हैं अभी के लिए, लेकिन क्या हम कल्चरली इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए थे इनकी। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, अब इनकी क्या रिकमेंडेशन थी, इन्होंने रिकमेंड किया था ना 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी। इनकी रिकमेंडेशन आई थी, फजल अली, फजल अली कमीशन में जो रिकमेंडेशन थी, उन्होंने क्या किया, आप 16 स्टेट्स बनाए और 3 यूनियन टेरिटरी में बांट दें।
अब देश को 16 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरी बांट दें और स्टेट्स बना दें, और पहले ऑल दो स्टेट्स थी उस टाइम पे, लेकिन अब 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी बांट दें। फिर क्या बात की, ऑल दो गवर्नमेंट ने इनकी बात को माना, गवर्नमेंट ने इनकी बातों को माना, लेकिन क्या हुआ, पूरी तरह नहीं, कुछ माइनर चेंजेस किए गए, माइनर मॉडिफिकेशन की गई इसमें, माइनर मॉडिफिकेशंस वर डन बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार का ना मैंने इनकी रिकमेंडेशन को माना गया, लेकिन कुछ माइनर माइनर मॉडिफिकेशन के साथ, माइनर मॉडिफिकेशन ये क्या रही, इन्होंने बस 16 बोला था, इन्होंने 16 बोला था, लेकिन क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट, जो हम टॉपिक पढ़े थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जो कि किससे आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया आप सुनिएगा। तो इनकी बातों को पूरी तरह नहीं माना, बातों को माना, बस थोड़ा सा चेंजेस करते, उन्होंने 16 स्टेट्स बोले थे, 3 यूनियन टेरिटरी बोलते, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में जो आया, तो उन्होंने क्या किया, उससे क्या हुआ, हमने क्या बनाई ना उस टाइम, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, हमने बातों को माना ही नहीं, फजल अली कमीशन की बातों को माना, बस थोड़ी सी चेंजेस कर दी, उसके लिए हमने क्या करना पड़ा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, उससे हमने 14 स्टेट्स बनाए, 14 राज्य बनाए, और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हमने, बस यही हुआ, बस यही, इसी से क्या हुआ, कौन से स्टेट बने उस टाइम पे हमारे, देखो उस टाइम आंध्र प्रदेश बना, आसाम बना, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स बने उस टाइम पे, ठीक है, समझ में आया। हमने जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग किया था, क्या बताया था आपको, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मैंने क्या बताया था, हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बांटेंगे, तो कहानी कहाँ से शुरू हुई, धार कमीशन से, धार कमीशन सबसे, उससे पहले से कहा प्रिंसली स्टेट से, तो अंग्रेज छोड़ के गए थे, प्रिंसली स्टेट से शुरू हुई, हमने उन्हें कैसे अपने देश में मिलाया, फिर कैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बनाया, फिर पहले का इसके धार कमीशन बैठी, उनकी रिकमेंडेशन है कि नहीं आप लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाइए, फिर क्या, नेहरू जी जो जेवीपी कमेटी थी बैठी, उन्होंने भी मना कर दिया, फिर 43 जो कांग्रेस के एक लीडर थे आंध्र प्रदेश में, उनकी 56 दिन के स्ट्राइक के बाद जब डेथ होती है, तो उन्हें पहला बार स्टेट बनाना पड़ता है अक्टूबर 1953 में, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद डिमांड उठती है कि अब और भी स्टेट्स बनाए, तो और भी स्टेट्स बनाए, तो फिर स्टेट फिर क्या हुआ, फजल अली कमीशन बैठाया, फजल अली कमीशन बैठाया गया कि आप बताइए, तो इन्होंने रिकमेंड किया ठीक है बना सकते हैं आप, बस थोड़ी सी बातों को ध्यान देना होगा, किस बातों पे, कि स्टेट की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, हमारी स्टेट यानी देश हमारा, यूनियन जो हमारा है उसकी जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी, उसको आप मेंटेन करके चलेंगे, मेंटेन करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी की बात की, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ, थोड़ी सी चेंजेस के साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1956 में, उसके साथ हमारे देश ने क्या बनाया, 14 नया स्टेट्स बनाया, 6 यूनियन टेरिटरी बनाया, बस यही कहानी थी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, और ये हमारा जो चैप्टर है ऑफिशियली खत्म होता है, आर्टिकल 1 to 4 के साथ जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी खत्म होता है यहीं पे। चलिए, तो अब अगला चैप्टर हम सोचते हैं सिटीजनशिप स्टार्ट करने को, आगे देखते हैं कौन से स्टार्ट होता है। आपको समझ में आया कि कैसा लगा बताइएगा जरूर। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चलिए तब तक के लिए ओके बाय।